Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachcho, and welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on Engineering Mathematics. We are live with the lecture number 61, that is Basics of Probability. तो यार पिछले सेशन में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी से जुड़े डेफिनेशंस और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी निकालने का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस। फिर हम लोग मूव ऑन कर गए थे बेटा बेसिक्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। मैंने आपको परमुटेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। तो ये बताइए पिछले लेक्चर में जितना भी प्रोबेबिलिटी से जुड़ा डिस्कशन हुआ, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पिछले सेशन में प्रोबेबिलिटी से जुड़ा जितना डिस्कशन हुआ, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस सेशन के अंदर बेटा मैं आगे आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले ही बेसिक कराने वाला हूं, ठीक है? तो अगर आपने मुझसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रखा है यूट्यूब पे, पूरी सीरीज आप देखे हुए हो, तो इस लेक्चर को स्किप कर सकते हो। इसमें उतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, बट उतना जिससे कि प्रोबेबिलिटी के सवाल आपके बन जाए। तो अगर देखा हुआ है तो ये लेक्चर आपके लिए रिडंडेंट होने वाला है, और नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। और टाइम बचेगा तो इस लेक्चर के एंड में मैं एक असाइनमेंट भी करा दूंगा आइगन वैल्यू वाला, ठीक है? चलिए, तो यार देखो, जब आप n चीजें लेते हो, आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं जिसमें से आप r चीजें चुन रहे हो, और कोई भी चीज कितनी भी बार रिपीट हो सकती है, तो उनके अरेंजमेंट या परमुटेशन होते हैं n की पावर r, ठीक है? n की पावर r। तो आपके पास n अलग अलग चीजें हैं, तो आपके पास r चीजों को आपको अरेंज करना है। तो आप ये मान के चलो आप ये मान के चलो कि आपके पास r पोजीशन है। आप ऐसा समझो बेटा, जैसे आपके पास n फल हैं, ठीक है? इसमें कितने भी सेब हो सकते हैं, कितने भी ऑरेंज हो सकते हैं, कितने भी बनाना हो सकते हैं, वी डोंट केयर। अब आपके पास r पैकेट हैं, हर पैकेट में आपको एक एक फल डालना है। अब एक फल कितनी भी बार डाल सकते हो। तो पहले पैकेट के पास कितने फल अवेलेबल है? n के n। एप्पल भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है, ठीक है? दूसरे पैकेट के पास भी सारे ऑप्शन ओपन है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तीसरे पैकेट के पास भी एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो कितने कॉम्बिनेशन या कितने अरेंजमेंट बने? n की पावर r। कितने बने बेटा? n की पावर r, ठीक है? अब ये बताओ, 4 प्राइजेस हैं, 5 बच्चों को डिवाइड करने हैं, 5 बच्चों को 4 प्राइजेस बांटने हैं, और किसी भी बच्चे को सारे प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए। किसी भी बच्चे को सारे प्राइजेस नहीं मिलने चाहिए। कितने तरीके हैं? बोलो भाई। 5 बच्चों को 4 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या होगा? आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, किसी भी बच्चे को सारे प्राइजेस नहीं मिल सकते हैं, ठीक है? कोई भी बच्चा सारे प्राइजेस नहीं रख सकता। तो कितने तरीके से आप प्राइजेस को डिवाइड करोगे? थोड़ा और सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आएगा समझ में। अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, r चीजों को अरेंज करना है आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, या ये कह दो n ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी बार रिपीटेड हो सकता है। तो क्या होगा बताओ? सोचा?
निकाला। अब हम डिस्कस करें, बताइए, अब हम डिस्कस करें इसको। अब आपके पास 4 प्राइजेस हैं, ठीक है, ये 4 प्राइजेस हो गए। अब हर एक प्राइज के पास 5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 ऑप्शन है। ये 4 प्राइजेस हैं, हर एक प्राइज के पास 5 ऑप्शन है कि वो 5 में से किसी भी बच्चे को मिल सकता है। 1 ऑफ 5 स्टूडेंट्स, समझे? जैसे समझ लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो हर पोजीशन पे 5 में से कोई एक बच्चा लाई करेगा, ठीक है, 5 में से एक बच्चा लाई करेगा। अब ये बोल रहा है कि 5 चारों के चारों प्राइज किसी एक बच्चे को नहीं मिलने चाहिए। ऑल 4 prizes go to 1 student इसके कितने वेज हैं? वेज हैं 5। कैसे सर? पहले बच्चे को चारों प्राइज मिल गए, दूसरे को चारों प्राइज मिल गए, तीसरे को चारों प्राइज मिल गए। इसके 5 तरीके हैं। तो आपसे जो मांगा गया है, बोला है बस ये वाला केस नहीं होना चाहिए जहां एक बच्चा चारों प्राइज ले जाए। 5 की पावर 4 माइनस 5 तो कितना हो गया? 625, तो 620। यही तो मेथड लगाया। n बच्चे हैं, r प्राइजेस हैं, तो हर प्राइज पे 5 बच्चे में से कोई भी बच्चा आ सकता है। 5 ऑप्शन है, तो 5 की पावर 4 625 तरीके हैं, जिसमें से 5 तरीके ऐसे हैं कि चारों प्राइज एक बच्चे को मिल गए, तो वो केस हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 620। समझे? 620। चलिए, अब अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं, r आप लोग ले रहे हो, और आपको यह मेक श्योर करना है कि एक चीज हमेशा इंक्लूडेड रहे, एक चीज हमेशा इंक्लूडेड रहे, तो कितने परमुटेशन होते हैं? r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1, r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1। जैसे आपने ये बोला यार कि आपके पास 20 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 20 खिलाड़ी हैं, इसमें से 11 की टीम बनानी है जिसमें कोहली हमेशा इंक्लूडेड रहेगा। अब कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो 11 इंटू 19 p 10। एक को फिक्स कर दिया ना, एक को फिक्स कर दिया, तो वो एक टोटल में से भी सब्ट्रैक्ट हो गया, और कितनों को अरेंज करना था उसमें से भी सब्ट्रैक्ट हो गया। टोटल में से भी सब्ट्रैक्ट, और जितने अरेंज करने उसमें से भी सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप जनरलाइज करोगे, n चीजें हैं, r लेनी है और p को हमेशा इंक्लूड करना है, तो r माइनस p माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस p r माइनस p। यहां पे r फैक्टोरियल रहेगा अरेंजमेंट के लिए, r फैक्टोरियल फॉर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये बात समझ में आई? r माइनस p माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस p r माइनस p। और अगर परमुटेशन है p चीजों का, सॉरी n चीजों का r एट अ टाइम, जब एक चीज कभी भी इंक्लूड ना की जाए, एक ऐसी चीज है जो कभी इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो n माइनस 1 p r। तो n माइनस 1 यानी टोटल में से घटा देना। ऑलवेज इंक्लूड करना है तो आप n और p दोनों में से घटाना, और अगर आपको इंक्लूड नहीं करना है टोटल में से घटाना, कि उसे लेना ही नहीं है। यानी 20 में से 11 की टीम बनानी है, एक खिलाड़ी को लेना नहीं है, तो 19 में से 11 लेने हैं, इसीलिए टोटल में से सब्ट्रैक्ट हुआ। और एक को हमेशा लेना है, तो 19 में से 10 खिलाड़ी चुनने हैं, एक फिक्स है। 19 में से 10 खिलाड़ी चुनने हैं, एक फिक्स है, तो टोटल में से और कितने चुने जाने हैं, उन दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। और अगर किसी को इंक्लूड नहीं करना, उसे टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो m चीजें हमेशा एक साथ आए। अगर मुझे ऐसे परमुटेशन निकालना है कि m चीजें हमेशा एक साथ आनी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, यहां पे m थिंग्स को, जैसे मैंने बोला यार, एक क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं जिसमें 3 बच्चों का एक फ्रेंड सर्कल है, ये कहते हैं हम एक ही साथ बैठेंगे, तो इन m चीजों को एक ग्रुप मान लीजिए।
तो अब कितने ऑब्जेक्ट आपके पास हैं बेटा? n थे ना आपके पास, n थे ना आपके पास, जिसमें से m को आपने एक ग्रुप बना दिया, इतने हुए। सर ये m-1 क्यों किया? r फैक्टोरियल इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। बात समझ में आई? अब सुनिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, जिसमें 3 बच्चे बोले हम तो एक ही साथ बैठेंगे, तो ये 3 बच्चों को अलग कर लिया, कितने बचे? 7। और ये 3 बच्चों के ग्रुप को एक काउंट किया तो 7 नहीं 8 होंगे। कितने होंगे? 8। तो आप क्या कहिए कि 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो। 3 बच्चों का ग्रुप है तो 3 - 1 सब्ट्रैक्ट करो। फिर से सुनो, 3 बच्चों ने डिक्लेयर कर दिया हम तो एक साथ बैठेंगे, तो मैंने 10 में से 3 घटाए, बाकी बचे 7 बच्चे, और ये 3 बच्चों के ग्रुप को एक काउंट किया, 7 और 1 8, तो 10 - 2 कर देते हैं, n - m - 1। और ये जो 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे आपस में तो पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, बाकी 7 के साथ नहीं करेंगे। बट ये 3 बच्चे जो बैठ रहे हैं, मान लो एक के पीछे एक बैठ रहे हैं, तो कौन आगे कौन पीछे, उनका अरेंजमेंट हो गया m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल। और अगर आप ये कह रहे हो कि भाई m चीजें कभी एक साथ ना आए, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप ये कह रहे हो ना m चीजें कभी एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो m चीजें एक साथ आए उसका केस टोटल में से घटा दो। अब ये बनाओ जरा, ऐसे कितने परमुटेशन बन सकते हैं ट्राइंगल लेटर्स के, जिसमें T से स्टार्ट होगा वर्ड और E पे खत्म होगा, यानी स्टार्ट और एंड आपने फिक्स कर दिया। बताओ। आया भाई 720। देखें टी है, कितने बच्चे? RIANGL। अब यहां पे 6 यूनिक लेटर हैं, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो अरेंजमेंट हो गए 6 फैक्टोरियल यानी 720। ठीक है, 720, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस को अरेंज करना ताकि वॉवेल्स कभी अलग अलग ना जाएं, नेवर सेपरेट, यानी वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। इंश्योरेंस के लेटर्स को ऐसे अरेंज करिए। चलो भाई, परमुटेशन समझ नहीं आ रहा है हर्ष भाई? देखो, अगर परमुटेशन में दिक्कत आती है ना, बेस्ट तरीका मैं बताता हूं क्या किया करो, कि आप ना बना के देखो, लिख के देखो केसेस जो हम काउंट कर रहे हैं। अगर 4-6 केस भी लिख लोगे, मान लो 1000 केस आ रहे हैं, उसमें 4-6 लिख के देखो, आपको खुद समझ आएगा, तब आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट होगा। अब देखो,
इसमें वॉवेल कौन कौन से हैं? आई, यू, ए, ई, यही है ना, और तो कोई नहीं है। और बचे हुए कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? एन, एस, आर, एन, सी। 9 ही लेटर है ना, ठीक है। अब इसको एक ग्रुप मान लो भाई। अब देखो, आपने इसको एक ग्रुप मान लिया, एक लेटर की तरह ट्रीट करो हर्ष भाई। तो टोटल लेटर्स या ग्रुप्स कितने हो गए? 6। ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल का। अब अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि n आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है हर्ष भाई। अब वॉवेल्स का अरेंजमेंट, 4 वॉवेल्स हैं जिसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, 4 फैक्टोरियल। टोटल कितना आ गया? 7,200, 144, 8,644। सही लिखे? 1440 8640। आंसर इज 8640। 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करोगे ना, n आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा सर्कुलर परमुटेशन। जैसे आप लोग ये मानिए कि आपके पास एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों तरफ आप लोग बैठ रहे हो, तो वहां पे अरेंजमेंट जो होता है ना, n फैक्टोरियल नहीं होता, n-1 फैक्टोरियल होता है। कितना होता है? n-1 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों सर? आप ये देखो, जैसे 3 लोग बैठे हैं तो क्या क्या हो सकता है? ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों के तीनों एक ही माने जाएंगे क्लॉकवाइज ऑर्डर में। क्लॉकवाइज ऑर्डर में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों को एक ही काउंट करोगे ना, तो आप 3 लोगों का कहते 6 अरेंजमेंट होगा, आप 3 लोगों का कहते 6 अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसमें 3 तो आइडेंटिकल हो गए, तो 6/3 2 ही अरेंजमेंट बनेंगे, इसीलिए n-1 फैक्टोरियल। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में, क्योंकि सर्कल आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, सर्कल आपका सिमेट्रिक है, सर्कल अगर सिमेट्रिक है तो ए यहां बैठे, यहां बैठे या यहां बैठे, ए बी सी एक ही ऑर्डर आपका बनेगा, इसीलिए आप ये कह सकते हो n फैक्टोरियल को n से डिवाइड किया। जैसे 3 लोग बैठ रहे थे, ये 3 अरेंजमेंट आइडेंटिकल हैं, तो टोटल अरेंजमेंट को 3 से डिवाइड किया, तो आप कह सकते हो n-1 फैक्टोरियल। और अगर आप ये कहते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है, तो और 2 से डिवाइड कर देते। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भी अगर एक काउंट करते तो और 2 से डिवाइड करते, तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2। अलीशा बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास n चीजें हैं जिसमें p आइडेंटिकल है, q आइडेंटिकल है, r आइडेंटिकल है, तो उसका अरेंजमेंट होता है n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। जितनी चीजें रिपीट होती हैं उनके अरेंजमेंट से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 4 ऑरेंजेस 3 एप्पल्स हैं, आप इन्हें अरेंज कर रहे हो, आपने बोला 7 फैक्टोरियल, लेकिन ऑरेंज से ऑरेंज को एक्सचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑरेंज आइडेंटिकल हैं, तो ऑरेंजेस का जो आपस में अरेंजमेंट है 4 फैक्टोरियल, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसे अलग से काउंट नहीं कर सकते। ऐसे एप्पल्स का 3 एप्पल थे, उनके आपस में अरेंजमेंट होते 3 फैक्टोरियल। एप्पल में कौन सा एप्पल कहां लाई कर रहा है डजंट मैटर, एप्पल्स आर आइडेंटिकल, तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर अलग अलग ले रहे हो, तो सर्कुलर परमुटेशन n चीजों का, जिसमें से r आप लेते हो npr/r, क्योंकि ये जो r चीजें, जो r लोग एक टेबल पे बैठेंगे बेटा, इसमें r अरेंजमेंट एक जैसे हो जाएंगे। आप पूरी टेबल को घुमाते जाइए, टेबल सर्कुलर है तो r अरेंजमेंट एक जैसे होंगे। जैसे यहां 3 लोग बैठे थे
तो ये तीन अरेंजमेंट आइडेंटिकल थे, ऐसे ही आर लोग बैठेंगे तो आर अरेंजमेंट आइडेंटिकल होंगे, तो एनपीआर को आर से डिवाइड कर देना। बिल्कुल विनीत भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो आप हमेशा ध्यान रखें सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, लीनियर परमुटेशन डिवाइडेड बाय कितनी चीजों को अरेंज कर रहे हो, कितनी चीजों को अरेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आइडेंटिकल मान के चल रहे हो और डबल से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये देखो नेकलेस बना रहे हैं 12 मोतियों से। ठीक है, इसमें 18 मोती आपके पास अलग अलग कलर के अवेलेबल हैं, तो कितनी तरह के नेकलेस बन सकते हैं जिसमें हर नेकलेस में 12 मोती होंगे। और देखो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीज अगर आप ये सोचोगे ना कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ के हम लोग पूरा परमुटेशन में एक्सपर्ट बन जाएंगे कॉम्बिनेशन में, तो एक्सपेक्टेशन गलत है। मैं आपको यहां एक्सपर्ट नहीं बना रहा हूं, मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूं जिससे आपका प्रोबेबिलिटी आसान हो जाए। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको कंप्लीट सीखना है, तो फिर मैं यही एडवाइस करूंगा बेटा फुल वाली सीरीज देखो, उसके अंदर पीएनसी का ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर किए जो कि गेट या इंजीनियरिंग के बाद के किसी भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, हाँ अब अगर आप ये सोचो उससे आईआईटी जेईई भी निकालेंगे तो फिर बेटा वो पॉसिबल नहीं है कि आप मुझसे पढ़ के अभी आईआईटी जेईई निकाल लो, वैसा नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार गेट निकालना है या कोई ग्रेजुएशन के बाद का पेपर निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा, बट उस लेवल की एक्सपर्टीज में टाइम भी लगता है। अब ये देखो आपको 18 में से 12 मोती अरेंज करने हैं, सर्कुलर होता है नेकलेस तो 12 से डिवाइड भी करना। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 18 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कहां है भाई, जमाना हो गया देखे हुए, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल बाय 12। बाप रे, इसको इतना ही छोड़ दो, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, 12 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते अखिल भाई, 12 से डिवाइड करते हैं। तुम 12 फैक्टोरियल क्यों ले रहे हो, मैंने नीचे आर लिया था, आर फैक्टोरियल नहीं लिया था, आर फैक्टोरियल नहीं लिया था, आर लिया था। ठीक है, अब ये देखो कर्टसी से कितने वर्ड्स बनेंगे जिसका पहला लेटर सी और आखिरी लेटर वाई होगा। देखो सभी लोगों ने वही गलती की है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो। कर्टसी 8 है ना, तो 6 लेटर बचे, यहां पे क्या आएगा, OURTES, नो रिपीटिशन। जब कोई रिपीटिशन नहीं है तो अरेंजमेंट हुए 6 फैक्टोरियल ए। ठीक है, 6 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट वर्ड है, आपको यह बताना है कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं अगर हर वर्ड स्टार्ट और एंड होता है कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट तो समझते हो ना, विच आर नॉट वॉवल्स। कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट करना है, कॉन्सोनेंट पे ही खत्म करना है, ऐसे कितने वर्ड बनाओगे। तो इसके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट अलग कर लो। वॉवल्स हो गया ए, यू, ए, ई। पांच और 4 9। ठीक है,
देखो शुरू करें। 9 लेटर है ना, 3 4 5 6 7, तो ये हुआ। मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे केसेस बना सकते हो। जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली आंसर ना बता पाओ ना, तो हमेशा ये सोचना केसेस कैसे बनाएंगे। अब मान लो स्टार्टिंग और एंडिंग सी से है। अब कितने लेटर बचे? 7 बचे, ठीक है। और उसमें 2a 2l, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अभी भी आपके पास 7 लेटर बचे, उसमें 2a और 2c हैं। रिपीटेड इसमें अब 2a ही हैं, और l और c को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। c और t 7 लेटर जिसमें 2a और 2l हैं, और 2 फैक्टोरियल क्योंकि c और t आपस में भी एक्सचेंज हो सकते हैं। अब यहां पे ऐसी l और t कॉन्सोनेंट यही है ना, 7 लेटर बचे जिसमें 2a 2l हैं, और c और t का आपस का एक्सचेंज भी होगा, तो ये हुआ। ठीक है, तो 4 केसेस में आ रहा है 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं 7 फैक्टोरियल बाय 4 प्लस 7 फैक्टोरियल बाय 4 प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। तो हाफ 3/2 5/2 सी। क्लियर हुआ लॉजिक? तो आंसर आ गया सी। इस तरह से हमने सोचा, समझ में आया? स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर के कितने केसेस हो सकते हैं, फिर बीच वालों को अरेंज कर लिया। उसने ही तो बोला था स्टार्ट और एंड कॉन्सोनेंट से होगा, कौन से कॉन्सोनेंट से होगा ये हमको नहीं बताया। अब ये देखो, मैक्सिमम एक वर्ड है, इसमें कोई भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। अब जब ऐसा हो जाए, फिर से देखो वॉवल और कॉन्सोनेंट में तोड़ लो। ए आई यू, एम एक्स एम एम, 7 है ना। अब देखो ये जो ए आई यू है ना, इनके बीच में स्पेसिंग डाल दो, ठीक है। अब यहां पे आपको अरेंज करना है इन 4 जगहों पे। ये तरीका समझो, जो कहता है ना कि कोई भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आ सकते, या कोई भी 2 लोग एक साथ नहीं आ सकते। कॉन्सोनेंट कैन लाई एट दीज प्लेसेस। इससे होगा क्या फायदा ना, कि कभी भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आएंगे। तो देखो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, 4 जगह आपके पास हैं, 4 ही कॉन्सोनेंट आपके पास हैं। 4p4/2 फैक्टोरियल, 2m है। अब वॉवेल्स का अरेंजमेंट, वॉवेल्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा? 24 6 144 72, ठीक है। हमने चुने तो सही है, कॉन्सोनेंट इन जगहों पे आ सकते हैं। अच्छा 3m है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे 3 फैक्टोरियल होगा, 3m है। तो ये आ गया, ठीक है, 3m है।
तो जब भी ऐसा बोलेगा ना कोई दो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते या दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो पहले वॉवल्स को बिठा लो, उनके बीच में जगहें छोड़ दो, इन जगहों पे कॉन्सोनेंट आ सकते हैं ताकि उनके बीच में हमेशा वॉवेल रहे, उनके बीच में हमेशा वॉवेल रहे। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की बात करें। कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने बताया था सिलेक्शन, एन में से आर चीजें चुनने का तरीका होता है एनसीआर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कॉम्बिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परमुटेशन। प्रोबेबिलिटी के लिए कॉम्बिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परमुटेशन। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ये तरीका होता है कॉम्बिनेशन निकालने का। बेसिकली वी आर डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। ठीक है, इसका मतलब है सिलेक्ट आर आउट ऑफ एन, अरेंज आर, इसका मतलब है अरेंज आर आउट ऑफ एन। जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम से समझाता हूं। मान लो यार, जैसे अगर आप लोग क्रिकेट फॉलो करते हो, क्रिकेट में 20 लोगों की टीम सिलेक्ट हुई सपोज वर्ल्ड कप के लिए, कि वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी हैं जिनमें से टीम बनानी है। अब मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, इन 20 में से 11 खिलाड़ियों का कितने बैटिंग ऑर्डर बना सकते हो? कितने बैटिंग ऑर्डर, यानी अरेंज भी करना है 11 खिलाड़ियों को, कौन ओपनिंग पे जाएगा, कौन 11वें नंबर पे खेलेगा, अरेंजमेंट भी देखना है। तो 20 में से 11 खिलाड़ियों को अरेंज करना, उनके बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कहता हूं, पहले 20 में से 11 चुनो तो सही, पहले 20 में से 11 सिलेक्ट तो करो, खेलेंगे कौन, और फिर उन 11 को अरेंज करने का तरीका है आर फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। तो 20C11 इंटू 11 फैक्टोरियल इज 20P11। आप समझे सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फर्क है? 20 में से 11 खिलाड़ियों के कितने बैटिंग ऑर्डर बनेंगे, दैट इज परमुटेशन। 20 में से 11 खिलाड़ियों की कितनी टीम बन सकती हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। और फिर उन 11 खिलाड़ियों के अरेंजमेंट को बदल बदल के परमुटेशन बनता है, कौन खिलाड़ी पहले खेलेगा और कौन लास्ट में खेलेगा। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये कह रहा है 36 गेम खेले गए फुटबॉल टूर्नामेंट में, जिसमें हर टीम एक बार दूसरी टीम के अगेंस्ट में खेली। तो कितनी टीमें थी? तो यहां पे देखो, एक मैच बिटवीन एवरी 2 टीम। तो आप दो टीम के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दैट इज NC2। इतने मैचेस हैं। लॉजिक समझ में आया? n फैक्टोरियल बाय n-2 हुआ n(n-1). अब ये क्या होगा, 72 के हिसाब से 18 इंटू 4 होता है, 12 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 2 24, 4 18, 9 और 8, 9 इंटू 8 भी होता है। तो नंबर ऑफ टीम हो गई 9 टीम्स हो गई। क्लियर हुआ? अब रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। अब आप ये देखिए, अगर मैंने कहा 20 में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली और बुमराह, ये 3 खिलाड़ी तो खेलेंगे, तो 3 खिलाड़ी फिक्स हो गए। अब बचे 17 में से 8 चुनने होंगे, तो 20-3 C 11-3। अगर 3 लोगों की पोजीशन फिक्स कर दी तो टोटल में से चॉइस बची 17, और खिलाड़ी कितने चुनने हैं, 8। तो टोटल में से भी सब्ट्रैक्ट करो और सिलेक्शन में से भी।
अगर कह दिया ये 3 खिलाड़ी को खिलाना ही नहीं है, आपने 3 को मना कर दिया, बचे 17, 17 में से कितने चुनने हैं? 11। तो टोटल में से घटाओ, सिलेक्शन में से नहीं। टोटल में से घटाओ, सिलेक्शन में से नहीं। यह समझ में आया? के चीजें अगर हमेशा सिलेक्ट होंगी, टोटल और सिलेक्शन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, और के चीजें अगर कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगी तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट होगा, सिलेक्शन में से नहीं। वापस समझा दूं, देखो नमन भाई, हम ये कहते हैं कि हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है, हमारे पास 5 लोग हैं, इन सब का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 5 लोग हैं। अब 5 लोग आपस में कितने मैचेस खेल सकते हैं? 5 में से 2 लोग एक मैच खेलेंगे, तो 2 लोगों के कितने कपल आप बना सकते हो? जैसे मान लो बैडमिंटन मैचेस हैं, तो 5 लोग आपस में कितने बैडमिंटन मैच लगा सकते हैं? आप कहिए 5 में से 2-2 लोग के कितने पेयर बन सकते हैं, उतने मैचेस होंगे। अब 5 में से 2 लोग कैसे चुनोगे? या चलो 3 में से 2 चुन लो। एक काम करो इजी सोचने के लिए, 3 में से 2 चुनने का तरीका, ए और सी के बीच में एक मैच होगा, बी और सी के बीच में मैच होगा, ए और बी के बीच में मैच होगा। कितने मैच हुए? 3। दैट इज 3C2। 3 में से 2 चुने जाएं। ऐसे ही n लोग अगर आपस में मैचेस खेलते हैं, कितने मैचेस बनेंगे? अगर हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट एक ही मैच खेलेगा, NC2। आप n में से 2-2 टीमों के कितने कपल, कितने पेयर बना सकते हो? दैट इज NC2। यानी n टीम में से 2 टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती हैं? जब भी आप 2 टीम चुनोगे, उनका आपस में एक मैच हो जाएगा। तो कितने मैचेस हुए? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे देखो, अगर मान लो यार फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में उन्होंने राउंड रॉबिन वाला सिस्टम कर दिया, यानी कि सब टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी। अब अगर वहां 10 टीमें कंपीट करती हैं, तो कितने मैचेस खेलने पड़ेंगे लीग स्टेज में? 10C2। हर 10 में से 2-2 टीम के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? बात समझ में आ गई है? और अगर नोट्स बनाने अभिषेक भाई की मैं तो भूल जाऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मुझे नोट्स चाहिए, तो ये सारी स्लाइड उतार लेना जिसके अंदर थ्योरी लिखी है। ये शॉर्ट नोट्स ही है, मतलब इसमें डिटेल में क्या मैं कोई डेरिवेशन तो करा नहीं रहा। अब देखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, जिसमें कि के चीजें कभी भी इंक्लूड ना हो, कभी भी एक साथ इंक्लूड ना हो। तो आपने क्या बोला? n में से r चुनने का तरीका माइनस वो तरीका जिसमें के चीजें हमेशा सिलेक्ट हो रही हैं। अगर आप कह रहे हो ना के चीजें एक साथ नहीं हो रही, जैसे रोहित, कोहली, बुमराह, ये तीनों एक साथ टीम में नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो मैंने बोला टोटल सिलेक्शन माइनस ये तीनों सिलेक्ट हो गए, वो केस कर लो। मैंने बोला तीनों नहीं होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट तीनों एक साथ ना खेलें, तो टोटल सिलेक्शन माइनस तीनों एक साथ टीम में खेल रहे हैं, वो केस सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब कितने कॉम्बिनेशन होंगे n ऑब्जेक्ट के, जिसमें r आप एक समय पे ले रहे हो, जिसमें p इंक्लूड होने चाहिए, q रिजेक्ट होने चाहिए। जो रिजेक्ट होंगे वो टोटल में से सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो इंक्लूड होंगे वो टोटल और सिलेक्शन दोनों में से सब्ट्रैक्ट होंगे। जो इंक्लूड होंगे हमेशा उन्हें टोटल सिलेक्शन दोनों में से घटाना है, और जो रिजेक्ट होंगे उन्हें सिर्फ टोटल में से घटाया जाएगा। अब ये देखो, मेरे पास 15 खिलाड़ी हैं, 11 चुनने हैं, एक खिलाड़ी हमेशा खेलेगा, मान लो टीम का कैप्टन है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो कितने तरीके हैं बताओ? नंबर मत बताना, सी में ही छोड़ देना, बताओ। देखो, परमुटेशन थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होता है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सिंपल होता है। कॉम्बिनेशन पे फोकस करो, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी में काम आता है। बाकी जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते जाओगे ना, तो इस चीज पे और कमांड बनती जाएगी। बाकी देखो यार, तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन डायरेक्टली तो है नहीं, और डायरेक्टली है नहीं, इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो कोई अटेंड भी नहीं करता। जब मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूट्यूब पे कराया, मुश्किल से डेली 3-4 बच्चे आ रहे थे। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, सिलेबस में थोड़ी ना है। और फिर जब वो यूज होता है तो अब सर कैसे करें? अब बताओ इसमें क्या मदद की जा सकती है? 14C10। अगला देखो, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चोजन। अगर एक प्लेयर को आपने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया है, तब कितने बनेंगे? रिजेक्टेड है एक खिलाड़ी, बोलो मेरे भाई।
एप्टी में है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, इस टॉपिक का डायरेक्ट वेटेज कुछ ज्यादा नहीं है। तो एप्टी में भी जब सर कराएंगे आपको एप्टी ना, तो बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इसका एप्टी में भी कुछ खास वेटेज है नहीं। कभी कभार क्वेश्चन दिख जाएगा एक सवाल, ऐसा नहीं है कि इसका आना ही आना पक्का है, और आएगा भी तो बहुत सिंपल आएगा गेट में, पी एंड सी। अब ये देखो यार, 6 किताबें चुननी है, 11 में से 2 किताबें हमेशा चुनी जानी चाहिए, और दूसरा केस 2 कभी भी नहीं चुनी जानी चाहिए। अब फटाफट दोनों पार्ट का आंसर दो मुझे। पहला केस है 2 किताबें फिक्स हैं जिनको हमेशा चुनना है, और दूसरे केस में 2 किताबें कभी भी नहीं चुननी है। जल्दी जल्दी बताओ। पहले में 11 - 2 6 C - 2 9 C4, और यहां पे 11 - 2 C6 तो 9 C6। ठीक है, रिजेक्शन में टोटल में से घटाना है। A person tries to form as many different parties as he can out of his 20 friends. Each party should consist of same number. How many friends should be invited at a time? In how many of these parties would the same friends be found? उसे ज्यादा से ज्यादा पार्टी बनानी है, सभी पार्टी में सेम नंबर आने चाहिए, यानी सेम नंबर ऑफ फ्रेंड होने चाहिए। तो आपके कितने फ्रेंड एट अ टाइम इनवाइट होने चाहिए, और इनमें से कितनी पार्टीज में सेम फ्रेंड पाए जाएंगे। बताओ। उसका क्वेश्चन ही है कि कितने कितने लोगों की पार्टी बनाए ताकि नंबर ऑफ पार्टीज मैक्सिमम हो पाए। यहां पे ना सेम मैन होगा, वही सेम फ्रेंड्स का सेंस नहीं था। अब ये देखो, आर फ्रेंड्स अगर आपके इनवाइट होंगे 20 CR, ये हो गई नंबर ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होंगी, R = 10। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, NCR is NC(n-R), तो जैसे 20C1 और 20C19 बराबर होते हैं, तो क्या होता है ना, बीचों बीच ये मैक्सिमम आता है। ठीक है, जैसे 1 से लेके 10 तक बढ़ेगा, फिर 10 से लेके 20 तक वापस गिरेगा, तो ये 10 पे मैक्सिमम आएगा जो मिड पॉइंट होता है। अब 1 मैन फिक्स कर दो, कितनी पार्टी में एक बंदा जाएगा उसको फिक्स कर दिया, तो पार्टीज कितनी हो जाएंगी अगर एक बंदा फिक्स हो गया, 19C9। कितनी पार्टी हो जाएंगी, 19C9। अब ये देखो, 52 कार्ड्स का एक पैक है, इसे 4 प्लेयर में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर, distributed into 4 group of 13 cards each, divided into 4 set, 3 of them having 17 card and the fourth just 1 card.
बताइए, बताओ भाई। क्या आ रहा है? 52C13। अरे 4 लोगों में बांटने हैं, तुम बता रहे हो 52 में से 13 कार्ड सिलेक्ट करने का तरीका। 4 लोगों को 13 13 कार्ड बांटने होंगे ना यार, इक्वली डिवाइड करना है तुम्हें। ठीक है, बताओ। देखो पहले आप डिवाइड करो 52C13, पहले प्लेयर को 13 पत्ते दे दिए, अब अगले वाले के लिए बचे 39, उसमें से 13 दो। ऑर्डर में बोल रहा है ना, यानी 1 बाय 1 देने, एक साथ नहीं देने। फिर बचे 26 में से 13 दो। इन ऑर्डर का मतलब है 1 बाय 1, तो पहले वाले को 52 में से 13 दो। ठीक है, 13C4 का मतलब है 13 पत्ते में से 4 पत्ते चुनने का तरीका। आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो उसका मीनिंग भी सोचो ना, क्या मीनिंग है। कॉम्बिनेशन का तो मतलब कितना आसान होता है। अगर आप हमेशा फॉर्मूला सोचोगे ना कॉम्बिनेशन में, तो नहीं पकड़ पाओगे यार। अब आप ये देखो, यहां पे 39 से 39 कटा, 26 से 26, 13 से 13 कटा। अब ये बोल रहा है सेकंड केस में डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप ऑफ 13 कार्ड ईच। इन ऑर्डर का मतलब था 1 बाय 1। 4 ग्रुप में बांटने हैं 13 13 कार्ड। 4 ग्रुप में बांटने हैं 13 13 कार्ड। कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं? अब 1 बाय 1 नहीं है, सीधे 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है 13 13 कार्ड को। बताओ कितने तरीके हो सकते हैं? 4 ग्रुप है यानी 4 गड्डियां हैं, हर एक में 13 13 पत्ते आपको रखने हैं। हाउ मेनी वेज कैन बी देयर? तो यहां देखो यार, चारों ग्रुप आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर डिवाइड बाय अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप। जैसे 4 दोस्त हैं बेटा, 4 दोस्त आपके डिस्टिंक्ट हैं, तो आपने वहां पे कौन से दोस्त को पहले 13 पत्ते मिल रहे हैं और कौन से दोस्त को दूसरे 13 पत्ते मिल रहे हैं, वो मैटर करता है। यहां मैटर नहीं करता, यहां पे मैटर नहीं करता। तो ये क्या हो गया आपका, जो ए का आंसर आया है उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। मेरी बात समझना, जैसे 4 बच्चे हैं, विनित है, नमन है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, और 2 बच्चों के नाम ले लेते हैं, विनित है, नमन है, भूपेंद्र है, सतीश है। अब मैंने कहा पहले भूपेंद्र को दूंगा मैं 13 पत्ते, फिर मैं सतीश को दूंगा, फिर मैं नमन को दूंगा, फिर मैं विनित को दूंगा। लेकिन जब 4 ग्रुप की बात आ रही है तो चारों अलग अलग नहीं है, भूपेंद्र, सतीश, विनित, नमन। दीज आर 4 पीपल, 4 पीपल आर डिस्टिंक्ट पीपल। तो किसको पहले 13 पत्ते मिल रहे हैं वो मैटर करता है। जब 4 ग्रुप में बांट रहे हो तो कौन सी गड्डी में पहले 13 पत्ते रखे, कौन से में अगले 13 पत्ते रखे, कौन से में तीसरे 13 पत्ते रखे, डजंट मैटर।
इसीलिए उनके अरेंजमेंट यानी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं। समझ में आया? डिवाइडेड इनटू 4 सेट, 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड्स एंड 4th हैविंग जस्ट 1 कार्ड। 3 में 13 कार्ड आने चाहिए, सॉरी 17 और चौथे में एक ही कार्ड आना चाहिए। ठीक है, अब जो 3 ग्रुप हैं बेटा वो तो आइडेंटिकल ही होंगे ना। चौथे के पास तो बचा ही एक कार्ड। ये जो 3 ग्रुप हैं, ये तीनों ग्रुप आइडेंटिकल हैं, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जब आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं तो ग्रुप के नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप हैं, अलग अलग लोग हैं तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, और अगर आइडेंटिकल हैं तो डिवाइड बाय द आइडेंटिकल ग्रुप। ठीक है, अब ये देखो कितने तरीकों से 12 बॉल्स को 2 लड़कों में डिवाइड करेंगे। एक को 5 मिलनी चाहिए, दूसरे को 7, और ऐसे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है जहां पे 5, 4 और 3 ग्रुप आप 5, 4 और 3 बॉल मिलेंगे। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m plus n object into 2 group, ठीक है, of m and n object। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, कई लोगों को चाहिए होता है ना कि लॉजिक नहीं फॉर्मूला बता दो, तो ये लो। तो इस लॉजिक से भी पहले आपके पास 4 ग्रुप थे और 13 पत्ते बांटने, तो 52 फैक्टोरियल बाय 13, 13, 13, 13, तो 13 फैक्टोरियल की पावर 4, सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहां देखो, पहले लड़के को आपको 5 बॉल देनी है, दूसरे वाले को फिर 7 देनी है। 7C7 1 होता है, 12C5। ठीक है, और फिर इन दोनों के आपस के अरेंजमेंट, कौन सा लड़का, क्योंकि दोनों ग्रुप इक्वल तो है नहीं, एक को 5 दी गई हैं, एक को 7 दी गई हैं। ठीक है, और दोनों लड़के डिस्टिंक्ट होंगे और दोनों ग्रुप भी आइडेंटिकल नहीं बनाया आपने, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ग्रुप अनआइडेंटिकल है ना। देखो पिछले में क्यों नहीं किया सर 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि सभी को बराबर पत्ते दिए थे, सभी को बराबर दिए थे। ठीक है, तो 13, 13, 13, 13 दिए थे। अगर अलग अलग दे रहे होते तो उनके अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 5, 4, 3, 12 में से 5, फिर बची कितनी 7, 7 में से 4, फिर कितनी बची 3 में से 3, और इन 3 लड़कों के कितने अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। वही बात है ना, जैसे विनीत है, ठीक है, और आपका, अच्छा लेकिन ये ग्रुप है, रुको, ये वाला आपका ग्रुप है तो ये इतना ही रहेगा, या फिर इसको ऐसे कर लो, इजी करने के लिए ऐसे कर लो। यहां बॉयज नहीं है, नहीं तो देखो ऐसे करते, 5, 4, 3, सॉरी, अगर ऐसे करते ना, देखना जरा, 12 फैक्टोरियल बाय 7 इंटू 5 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 0। तो देखो सेम बन गया ना फॉर्मूला, इस तरह से, क्योंकि ग्रुप आपके आइडेंटिकल हैं, ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, कॉम्बिनेशन से कर लो या डायरेक्टली फैक्टोरियल से कर लो, लेकिन लड़के दोनों अलग अलग हैं इसीलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। 12th का बी वाला पार्ट समझ नहीं आया। बी वाले में देखो मैंने क्या बोला, यहां पे क्या फंडा था कि यहां पे 1 बाय 1 चारों प्लेयर को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब मैं पहले कार्ड किसे दूंगा, विनीत को दूंगा, सतीश को दूंगा, भूपेंद्र को दूंगा या नमन को दूंगा, इस हिसाब से सारे ऑर्डर अलग अलग काउंट किए जाएंगे।
यहां आप किसको पहले देते हो मैटर नहीं करता, 4 ग्रुप में बांटना है 13-13 पत्तों के, तो ये चारों ग्रुप के जो आपसी अरेंजमेंट है कितने होते हैं 4 फैक्टोरियल, उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और 13 का जो ए वाला है वो ऐसा ही है, ये जो मैंने 13 का बी बताया 12th का ए वाला ऐसा ही है। और 13th के ए वाले में क्या था, 2 लड़के हैं, एक को 7 देना है, एक को 5 बॉल देना है। अब विनीत को मान लो मैं 7 देता हूं, नमन को 5, या नमन को 7 देता हूं, विनीत को 5, ऐसे 2 केसेस बनेंगे, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। कौन 5 लेगा कौन 7 लेगा, ऐसे करके 2 केस बन गए। यहां क्यों नहीं बने, यहां सबको 13-13 ही मिलने थे, तो यहां पे अलग अलग केस नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे आ गया ना अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, तो नंबर ऑफ वेज जहां पे एन चीजों को आर ग्रुप में अरेंज कर सकते हो, तो यहां पे एक सेकेंड, एन चीजें हैं आर ग्रुप में आपको अरेंज करनी है। अच्छा एन चीजें हैं ना, तो एन फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट हो गया, और n-1 सी आर -1। यहां पे कब है, जब ब्लैंक ग्रुप नहीं है, यानी कोई भी ग्रुप खाली नहीं रहना चाहिए। एवरी ग्रुप मस्ट गेट एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, हर ग्रुप को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तब ऐसा है। ठीक है, और अगर आप ये कहते हो सर खाली ग्रुप भी अलाउड है, तो n-1 सी आर -1, n-1 सी आर -1। 13 के बी में 12 सी 5, हाँ अच्छा 12 सी 5 होगा, सॉरी 12 सी 5, रिजल्ट सेम ही आएगा, 12 सी 5 और 12 सी 7 एक ही होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अखिल भाई ऐसा क्यों, ग्रुप है ना, कौन से ग्रुप में 4 जा रहे हैं, कौन से में 5, कौन से में 3, डजंट मैटर ना, कौन से ग्रुप को 5, कौन से को 4, कौन से को 3 दे रहे हो, मैटर नहीं करता। अगर यहीं पे ग्रुप की जगह बॉयज होता, गर्ल्स होता, पीपल होता, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी होता, क्योंकि यहां पे सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग काउंट होते। ठीक है, अलग अलग काउंट होते। बात समझ में आ रही है। तो यहां देखो अगर हर ग्रुप को कम से कम एक ऑब्जेक्ट देना है तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, और अगर खाली ग्रुप भी अलाउड है तो n-1 सी आर -1। अब ये बताइए 5 बुक हैं, इन्हें 3 बंडल में बनाने हैं, यानी बंडल खाली तो नहीं हो सकता, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई भी बंडल खाली नहीं होगा ना, चौबीस बटे 4 6, एक तरह 6 फैक्टोरियल 720। ये 5 फैक्टोरियल क्या है, ये बुक्स का अरेंजमेंट है कि कौन सी बुक कहां जा रही है उसके हिसाब से अरेंजमेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक सेकेंड, यहां पे एक चीज अलग थी, एन डिफरेंट थिंग्स हैं, यहां पे एन आइडेंटिकल थिंग्स हैं। ठीक है, यहां पे भी ब्लैंक ग्रुप अलाउड है, ये क्योंकि डिस्टिंक्ट चीजें हैं ना, डिस्टिंक्ट चीजें हैं, तो इनके आपस के अरेंजमेंट हो गए एन फैक्टोरियल। यहां आइडेंटिकल चीजें हैं तो इनके आपस के अरेंजमेंट डू नॉट मैटर, इनके आपस के अरेंजमेंट आपस में मैटर नहीं करते क्योंकि आइडेंटिकल चीजें हैं। अब यहां पे 5 किताबें हैं और अलग अलग किताबें हैं, तो इन किताबों के आपस में एक्सचेंज कर करके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। इन किताबों को आपस में अरेंज कर करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 4 लड़कों ने 30 मैंगो कलेक्ट किए, अगर सारे मैंगो आइडेंटिकल हैं तो कितने तरीकों से डिवाइड हो सकते हैं, 30 मैंगो 4 ग्रुप, 30-1 सी 4-1, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, सारे आम आइडेंटिकल हैं, 29 सी 3। इस तरह से आप डिवाइड करोगे। अच्छा ये वाला आर
ये दो अलग अलग फॉर्मूले आर नॉट, ठीक है। यहां पे ब्लैंक ग्रुप आर अलाउड, और यहां पे नॉट अलाउड। दो दो फॉर्मूले मैंने क्यों बताया ना, कि ब्लैंक ग्रुप अलाउड है या नहीं अलाउड है। अलाउड है तो पहला फॉर्मूला, नहीं अलाउड है दूसरा, अलाउड है तो पहला फॉर्मूला, नहीं अलाउड है तो दूसरा। अब बंडल कैन नेवर बी एम्प्टी, बंडल कैन नेवर बी एम्प्टी, तो यहां पे ब्लैंक ग्रुप नॉट अलाउड। ठीक है, बट वन और मोर बॉयज कैन गो एम्प्टी हैंडेड। ऐसा हो सकता है किसी लड़के को कोई आम ही ना मिला हो, वो खाली हाथ लौटे, तो यानी ब्लैंक ग्रुप अलाउड। तो दो फॉर्मूले हैं, अलाउड है या नहीं है, अलाउड है या नहीं है। अब यहां पे अलाउड रहेगा, देखो बंडल तो बोलोगे ही नहीं ना अगर उसमें एक भी किताब नहीं गई। खुद सोचो, आप बंडल कैसे बोलोगे अगर एक भी किताब नहीं डाल रहे हो। तो बंडल वर्ड आ रहा है, माने कि कम से कम एक किताब तो उसमें होगी, और अगर एक भी किताब नहीं है तो वो बंडल ही नहीं होगा। तो इस लॉजिक से ब्लैंक ग्रुप अलाउड है या नहीं है, इस हिसाब से दो फॉर्मूले होते हैं। चीजें आइडेंटिकल है तो n फैक्टोरियल से मत मल्टीप्लाई करना, और डिफरेंट है तो n फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये देखो, 7 बॉल को 4 बॉक्स में अरेंज करना है, कोई भी बॉक्स खाली। ठीक है, C4-1, अब ये देखें जरा, सात डिफरेंट चीजें 4 डिफरेंट बॉक्सेस में जानी है, और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो n फैक्टोरियल हो गया, और ब्लैंक ग्रुप नॉट अलाउड है, तो यहां पे 6C3 हो गया। यहां पे एक और 3 फैक्टोरियल होगा ना, तो ये आ गया 100 लैम्डा है। अभी मैं देखो आपको सारा कुछ समराइज करा देता हूं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब आप ये देखो, नॉन नेगेटिव का मतलब है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी बी सी बी, बट कैन ऑल्सो बी 0। नॉन नेगेटिव है ना, पॉजिटिव तो नहीं बोला ना। नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 या फिर पॉजिटिव। तो आप इसको ऐसे समझो कि 6 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, और 3 ग्रुप्स में बांटने हैं, ए बी सी। 6 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ग्रुप में बांटने हैं। फाइव इंटू टू 10 हो गया। ठीक है, अब यहां पे 10 हो गया, लेकिन एक सेकेंड, नॉन नेगेटिव है, एम्प्टी ग्रुप यहां पे अलाउड है, यहां पे एम्प्टी ग्रुप अलाउड है। सिक्स प्लस 3-1, C3-1, 8C2, 28, ये आ गया ए। 8C2 बन रहा है ना, यहां पे लेकिन R है, हमने R-1 ले लिया, ये 33C4 बनेगा।
8C3 56, तो ये आ गया डी 56। ठीक है, अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्या क्या है, मैं शॉर्ट नोट्स में मार्क करा देता हूं। ये कि एन चीजों को आर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। यहां पे दो चीजें, चीजें डिफरेंट है या आइडेंटिकल है। ग्रुप में ब्लैंक ग्रुप अलाउड है या नहीं अलाउड है, अलाउड है या नहीं अलाउड है। ठीक है, फिर इसके बाद कितनी तरीके से सिलेक्शन हो सकते हैं, अगर के चीजें हमेशा सिलेक्ट हो या के चीजें हमेशा रिजेक्ट हो। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया था। कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट ये आप याद रखना, सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला। बहुत सारे ना यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से बनते हैं। ठीक है, ये सब आप अगर नहीं भी याद रखोगे चलेगा, ये वाला याद कर लेना रूल बस। बाकी तो पी और सी के डायरेक्ट फॉर्मूले, इतना प्रोबेबिलिटी के लिए काफी है। बट अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मास्टर करना है, तब बेटा आप पूरी प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर 10 वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको यह है कि सर इतना आ जाएगी प्रोबेबिलिटी बन जाए, तो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो प्रोबेबिलिटी के 90-95% सवाल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जन्म लेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, वो बन जाएंगे। सतीश भाई, इन नियमों को प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो, 3 या 4 का, उसमें काउंटिंग करके देख लो, उसमें काउंटिंग करके देख लो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया है, बट इसका यूज प्रोबेबिलिटी में आएगा। ठीक है, हाँ, ये वाले शॉर्ट नोट्स बना लो तो वाईटी वाले की जरूरत नहीं है, और वाईटी वाले बना लो तो ये वाले जरूरत नहीं है। वाईटी वाला ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वहां मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ही पढ़ाया है, पूरा पढ़ाया है। अब मैथ्स में अगर मैं मान लो 10 घंटे ऐड कर दूं पी एंड सी के, तो सेंस नहीं बनाएगा ना, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस में नहीं है। आ जाओ लेक्चर 50